हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल की लाइव क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की इस लाइव क्लास में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और इसमें कई सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। तो जो लोग हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। इससे ये होगा कि जब भी हम वीडियो लाएंगे आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आपको बताना है। ग्रेड ए वी ब्लॉक की धातु होती है। अगर आप कमेंट में राइट आंसर सबसे पहले आप बताते हैं तो आपको उसमें क्या होगा, आपका कमेंट में नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बताते हैं तब तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा जो वी ग्रेड होता है, ठीक है, वी ब्लॉक जो होता है हमारा, वो हमारा ग्रेड ए और ग्रेड बी पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक जो होता है हमारा किस मटेरियल का बना होता है वो आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है ढलवा लोहा, कार्बन इस्पात, माइल स्टील, हाई कर्म स्टील। तो ये 4 ऑप्शन है। तो हमने बताया हुआ है, यहाँ पे हम रिपीट कर दें कि ग्रेड ए जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं ABC 2 अक्षर में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए वी ब्लॉक की जो लंबाई होती है वो 100 mm तक की लंबाई में पाया जाता है, जबकि ग्रेड बी वी ब्लॉक जो होता है वो हमारा 300 mm तक की लंबाई में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 300 mm तक की लंबाई में हमारा ग्रेड बी ब्लॉक और ग्रेड ए हमारा वी ब्लॉक होता है वो हमारा 100 mm तक की लंबाई में। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक जो होता है हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का, और हमारा जो वी ब्लॉक होता है वी ब्लॉक बी ग्रेड का, तो वो हमारा बनाया जाता है हाई ग्रेड स्टील का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ढलवा लोहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके आपको क्या राइट लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा जा रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज में बेस के सामने वाले सिरे पर वी ग्रूव बना होता है, क्योंकि या 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है बेस से नीचे मार्किंग करते समय स्पिंडल को स्थान देने के लिए, आसानी से मशीनिंग करने के लिए, जॉब पर लाइनें साफ दिखाई देने के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में हमें साफ तौर से पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में बेस के सामने वाले सिरे पर वी ग्रूव होता है। देखिए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से, है ना। तो हम यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया है बुक में, तो यहाँ पे हम आपको फिगर दिखा देते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है, ठीक है। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये हमारा कौन सा है, ये इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है। तो बेस के नीचे हमारा यहाँ पे वी ग्रूव बना होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वी ग्रूव का यहाँ पे क्या क्या फायदे होते हैं, यहाँ पर वी ग्रूव क्यों दिया जाता है ना। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, जो इसका जो बेस होता है उसमें हमारा वी ग्रूव क्यों होता है। इसके 2 कारण होते हैं, 2 कारण है इसके होने का। एक कारण ये होता है जो हमारा लेथ मशीन होता है उसमें अगर हमारा वी गेड जो हमारे गाइडवेज होते हैं अलग अलग टाइप के, तो अगर हमारा वी गाइडवेज है तो वहाँ पर इसको स्लाइड करने के लिए, उस पर रखने के लिए यहाँ पर हमारा वी ग्रूव बना होता है इसके हमारा बेस के नीचे, सरफेस गेज के नीचे। तो आपने पहला पॉइंट सुन लिया कि हमारा जो वी गाइडवेज होता है लेथ मशीन में उसके लिए, है ना। दूसरा कारण ये होता है कि मान लो कहीं पर हमें ऐसे वर्क हमें मार्किंग वगैरह करना है जहाँ पर मतलब हमारी सरफेस प्लेट नहीं है, तो हमने वहाँ पर क्या करेंगे, एक रॉड ले लेंगे, रॉड या सिलिंड्रिकल बेलनाकार पाइप के ऊपर भी इसको हम रख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। कोई हमारा बेलनाकार पाइप है या लेथ मशीन में टर्निंग करते समय फिक्स जॉब पर अगर हमें टर्निंग करना है तो हम कैसे सरफेस गेज को वहाँ पर रखेंगे। तो सरफेस गेज को क्या करेंगे, वहाँ पर उस बेलनाकार जॉब के ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, वी गाइडवेज बना हुआ है, तो उसको यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे। फिर इसके बाद हम पाइप उसके जो हमारा जिसको टर्निंग कर रहे हैं उस पर हम कहीं पर भी मार्किंग कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं ना। आप फिर से समझिए किस प्रकार से। देखिए हमारा वी गेड यहाँ पे जो हमारा वी गाइडवेज है उसको क्या करेंगे, जैसे लेथ मशीन में फोर्जा चक में हमारा कोई बेलनाकार जॉब बंधा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे मान लो हमें मार्किंग करना है, लाइन खींचना है, तो क्या करेंगे उसके ऊपर हम इसको यूनिवर्सल सरफेस गेज को यहाँ पे रख देंगे। कैसे रखेंगे, इसमें हमारा वी गाइडवेज बना हुआ है तो इसके ऊपर टिका देंगे, और यहाँ पे स्क्राइबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके माध्यम से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे ना इस स्क्राइबर के माध्यम से। तो यही देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ, तो आंसर यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस से नीचे मार्किंग करते समय स्पिंडल को स्थान देने के लिए। स्पिंडल मतलब कैसा, हमारा बेलनाकार कोई है और तो वहाँ पर हमें रखने के लिए इसीलिए वी ग्रू दिया जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में। तो मान लो कोई स्पिंडल है, उसके ऊपर इसको हम रख देंगे और उसके नीचे अगर कोई जॉब है तो वहाँ पे स्क्राइबर को हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सरफेस गेज में पोस्ट स्नग के माध्यम से स्क्राइबर को ऊपर नीचे हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो स्क्राइबर के द्वारा इसमें हम मार्किंग कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, फोर्जिंग कार्य में पूर्व से पंच किए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। देखिए फोर्जिंग में कोई हमने होल किया हुआ है, उस होल को क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग कार्य में पूर्व से पंच किए गए छिद्र, मतलब पंच के द्वारा कोई छिद्र किया गया है उसको बड़ा करना। अब देखिए फोर्जिंग में हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो माइंड में आना चाहिए। तो फोर्जिंग में हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। तो मान लो हमने सॉलिड पंच का प्रयोग किया गया है, उस छिद्र को हमें क्या करना है, बड़ा करना है। तो किस पंच का प्रयोग, वहाँ पर छिद्र को अगर बड़ा करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं ना। तो होल को बड़ा करने के लिए, होल को बड़ा करने के लिए या छिद्र को बड़ा करने के वहाँ पे हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कमेंट करके बताना है। एक बेलनाकार कार्य के केंद्र को ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस शीर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक बेलनाकार कार्य के केंद्र को ज्ञात करने के लिए इनमें से किस शीर्ष का प्रयोग करते हैं। तो कोई हमारा बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार जॉब है, उसके क्या है, सेंटर हमें ज्ञात करना कि हमारा बेलनाकार जॉब का सेंटर कहाँ पे, उसका सेंटर पता करना है। तो हम सेंटर हेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 90। तो इसमें निम्न में से किस चिन्ह माध्यम का प्रयोग ढलवे या पिटवे रफ सतह पर प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपको मिल रहा है चाकपूर्ण, प्रिस्वेन ब्लू यहाँ पे होगा, और कापर सल्फेट, या फिर यहाँ पे रेड लेड, लाल शीशम मतलब यहाँ पे रेड लेड। ठीक है, तो रेड लेड क्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब वो कोटिंग से हम कोटिंग वगैरह करते हैं अलग अलग, तो वहाँ पे रेड लेड इसका मतलब वहाँ से लिया गया है। ये मार्किंग मीडिया से मतलब बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस चिन्ह माध्यम का प्रयोग ढलवे और पिटवे रफ सतह। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है। पहले भी हमने बताया कि ढलवे, कास्ट एंड पिटवे रफ सतह पे अगर हमें क्या करनी है, अगर हमें वहाँ पे मार्किंग मीडिया लगाना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, चाकपूर्ण का प्रयोग करेंगे, है ना, चाक पाउडर का प्रयोग करेंगे। चाक पाउडर हमने बताया था 3 चीज़ों मिलकर हम मिलकर बनाते हैं, व्हाइट लेड पाउडर और तारपीन के तेल से, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें। कापर सल्फेट क्या, तो कापर सल्फेट है, इसको भी हम नीला थोथा बोलते हैं। ये हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। प्रिशियन ब्लू क्या होता है, प्रिशियन ब्लू यह मार्किंग मीडिया बहुत देर बाद तक सूखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि निम्न से कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत देर बाद सूखता है, तो हमारा प्रिशियन ब्लू होता है जो बहुत देर बाद सूखता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर हम किसी जगह पर इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर अगर हम लाइनिंग करेंगे तो लाइन खींचेंगे तो वो लाइन हमारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक डिवाइडर का आकार निम्न से निर्दिष्ट किया जाता है। वे तो हमारा जो डिवाइडर का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो बताइए फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन हैं। पूर्ण रूप से खोलने पर दोनों नोकों के बीच की दूरी, दोनों पैरों की कुल लंबाई, चल और नोक के बीच की दूरी, और पैरों की लंबाई बिना नोक के। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, चाहे हमारा डिवाइडर हो, चाहे हमारा वो कैलिपर हो, चाहे हमारा जेनी कैलिपर हो, ठीक है, कोई भी हमारा कैलिपर हो, उसका साइज हम कहाँ से लेंगे, जो हमारा रिवेट होता है, जहाँ पर हमारा रिवेट लगा होता है या कील लगी होती, उसके पॉइंट से, और जो हमारी लेग होती है, लेग का पॉइंट, इसके बीच की दूरी से हम क्या लेते हैं, डिवाइडर या कैलिपर का साइज लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिवेट या रिवेट। ठीक है, तो पिवेट क्या होती है, हमारी पिवेट छोटी साइज की जो हमारी कील होती है उसे हम पिवेट बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है पिवेट क्या है, तो पिवेट होती है छोटी साइज की हमारी कील होती है, उसे हम बोलते हैं पिवेट बोलते हैं। ठीक है, तो पिवेट और नोक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं, उसके साइज के बीच उसका हम साइज लेते हैं, वो डिवाइडर। ठीक है, तो आपके आ गया होगा कि पिवट और नोक के बीच की दूरी से ही हम डिवाइडर का साइज लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपको बताना है कि वी ब्लॉक 50 बाई 5-40 का प्रयोग निम्न व्यास के
वर्क पीसों को थामे रखने के लिए किया जाता है। देखिए शुद्ध हिंदी में हम जो टेक्निकल लैंग्वेज हम बता दें क्या पूछना चाह रहा है। जो वी ब्लॉक है यहाँ पे 50 डैश यहाँ पे ऑब्लिक 5 दिया हुआ, फिर डैश 40, ठीक है। तो का प्रयोग व्यास के वर्क पीसों को, यहाँ पे कौन सा वो साइज है जो मतलब कि वर्क पीस के व्यासों को पकड़ने के लिए यहाँ पे थामे रखता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसमें जो दिया गया है तो वो कौन सी इसमें डिजिट है, वो कौन सा है, या 50 है कि 5 से 40 है, इसमें से कौन है वो जो जॉब को पकड़ने की क्षमता को बताता है। तो हम बताते हैं कौन सा होगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में, इसरो में कई सारे एग्जाम में आता है, ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया M50/5-40, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने बी लिख दिया, ये हमने बी लिख दिया, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, देखिए यम का मतलब होता है कि यम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वी ब्लॉक है हमने क्या है जोड़े में प्रयोग किया। अगर यहाँ पे यम नहीं है तो हमारा सिंगल ही, मतलब वी ब्लॉक क्या हमारा एक ही है। अगर यहाँ पे एम लिख दिया है तो हमारा वी ब्लॉक जो है पेयर में प्रयोग किया गया है, जोड़े में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये हमारी जो वी ब्लॉक है जो उसकी लंबाई है वो हमारी 50 mm है, ठीक है। 50 mm क्या है, उसकी वी ब्लॉक की लंबाई है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 5 से 40 का मतलब क्या है, 5 से 40 का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो वी ब्लॉक में हम जो बेलनाकार जॉब को पकड़ रहे हैं उसका साइज है, ठीक है। तो जॉब का साइज क्या है हमारा, यहाँ पे 5 से 40 mm तक के व्यास को हम यहाँ पे वी ब्लॉक जो हमारा कौन सा है 50 mm का जो हमारा वी ब्लॉक की लंबाई है, उस वी ब्लॉक में हम 5 से 40 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ सकते हैं। ये क्या है, क्षमता बता रहा है। यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ये है कि हमारा जो वी ब्लॉक है वो हमारा ग्रेड बी का है। अगर यहाँ पे हमारा यहाँ पर ए लिखा होता है, ठीक है, तो ए का मतलब होता है कि हमारा वी ब्लॉक जो है ग्रेड ए का होता है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता जाता है आपका यहीं से पूछा जाता है 50 और 5 से 40 क्या होता है। तो 50 हमारा होता है वी ब्लॉक की लंबाई होता है। अगर यहाँ पे 100 लिखा होता तो 100 क्या होता है हमारा वी ब्लॉक की लंबाई होती, ठीक है। अब 5 से 40 क्या है, 5 से 40 का मतलब ये है कि जो हमारा 100 mm का वी ब्लॉक है उस वी ब्लॉक में हमारा 5 से 40 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है ना, ये चीज़ें क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा रहता है। तो 5 से 40 mm तक के व्यास को यहाँ पे पकड़ने को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आ गया होगा समझ में आपको। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये 5100 प्रीतम ठाकुर MCQ बुक की है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि हम लगभग 5000 जो प्लस क्वेश्चन इसको हम कवर करा दें पूरे से, क्योंकि हर एक प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो सिंपल हो, चाहे हार्ड हो, चाहे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे विथ डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, विभाजनों का आकार निम्न द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। विभाजन का मतलब क्या है, विभाजनों का मतलब यहाँ पे डिवाइडर है। तो डिवाइडर का साइज कहाँ से लेते हैं ये पूछा जा रहा है। तो पादों की कुल लंबाई, बिंदुओं को बिना पादों की लंबाई, पूरी तरह खोले जाने पर बिंदुओं के बीच की दूरी, कीलक और बिंदु के बीच की दूरी। तो हमने बताया था जो कील होती है, रिवेट होती है, उसका पॉइंट और हमारे जो लेग होती है उसका पॉइंट के बीच की दूरी में हम लेग हमारा डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कील और बिंदु के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बिंदु के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे बिंदु के बीच की दूरी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा। बिंदु के बीच की दूरी का मतलब है वही हमारा जो लेग का पॉइंट है ना उसके बीच की दूरी की बात कर रहा है, उस बिंदु की बीच की दूरी की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, थोड़ा सा समझ के अच्छे से बताइएगा कि यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। पृष्ठ पत्रिकाओं का प्रयोग चिन्ह करने के लिए किया जाता है। देखिए अब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में भाषा में बात करते हैं कि क्या पूछने जा रहा है। यहाँ पे पृष्ठ पत्रिकाओं का मतलब है कि जो हमारी सरफेस प्लेट है, तो सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सही बात है, करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है भारी घटकों को भार सहन करती, जो हमारी सरफेस प्लेट है वो क्या करती है यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है भारी घटकों का भार सहन कर सकती है, उनका विशाल सतह ही क्षेत्र होता है, चिन्ह औजार आसानी से फिसल सकते हैं, वे निर्देश सतह उपलब्ध करती। तो हमने तो कुछ ट्रिक बताई थी, कभी भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें अक्सर यही आंसर होता है, लेकिन हमको रटना नहीं है। लेकिन जो हमारा देखिए भारी भटकों का भार सहन कर सकती है, तो ये तो
ये हमारा कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देखिए सरफेस प्लेट का जो हमारा मुख्य प्रयोग होता है वो इसी वजह से प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारी सरफेस प्लेट क्या है, हमारी एक डेटम सतह प्रदान करती है और डेटम सतह को ही क्या बोलते हैं, निर्देश सतह बोलते हैं। ठीक है, तो यह निर्देश सतह उपलब्ध कराती है, मतलब क्या है, यह हमारी डेटम सतह प्रदान करती है, इस वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर बताना है। सेंटर हेड का प्रयोग प्रमुख कार्य किस केंद्र को खोलने के लिए किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सेंटर हेड का प्रमुख कार्य किस केंद्र को खोलने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास उपकरण, छेद, चक, वर्गाकार जॉब। तो सेंटर हेड है, ध्यान से समझिएगा। राइट आंसर 95 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए हमारे तीन हेड होते हैं। एक हमारा होता है कॉम्बिनेशन सेट में 3 हेड होते हैं। एक हमारा स्क्वायर हेड होता है, दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है, एक हमारा सेंटर हेड होता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेंटर हेड का प्रमुख कार्य किस केंद्र खोलने के लिए किया जाता है। देखिए सेंटर हेड का जो प्रमुख कार्य होता है बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालना होता है ना। तो यहाँ पे तो क्योंकि इस टाइप का पीछे भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ था, मतलब कि 10 क्लास से अगर हम छोड़ दें इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, तो हमने बताया था कि यहाँ पर भी उसका राइट आंसर दे रहा है कि वर्गाकार जॉब, मतलब कि वर्गाकार जॉब का भी यहाँ पे सेंटर हम मालूम कर सकते हैं सेंटर हेड के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा जा रहा है? सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। तो जो लाइव क्लासेस हमारी शुरू से देख रहे हैं तो उनको इसकी ट्रिक भी पता होगी, हमने बताया था। अगर ये पूछा जा रहा है सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है, तो हमने बताया था जल्दी मतलब बहुत जल्दी सूख रहा है। तो जा से हमने पकड़ा कि किस मार्किंग मीडिया में हमारा लास्ट में क्या आता है, जा ऑप्शन में आता है। देखिए कॉपर सल्फेट में भी नहीं आ रहा, प्रिज्म ब्लू में भी नहीं आ रहा, व्हाइट वॉश में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हमारा लास्ट में जा आ रहा है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? तो सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया का और है सेल्यूलोज लिक्कर। तो यही हमारा मार्किंग मीडिया है जो मार्केट में विभिन्न रंगों में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है वह कौन सा मार्किंग मीडिया जो विभिन्न रंगों में पाया जाता है? तो हमारा सेल्यूलोज लिक्कर होता है जो हमारा विभिन्न रंगों में पाया जाता है। ठीक है, प्रिज्म ब्लू क्या होता है? ये हमारा बहुत देर बाद सूखता है हमारा मार्किंग मीडिया। ठीक है, जब इसका प्रयोग हम सतह पर प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, उस सतह पर हमारी लाइनें जो खींचते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम एल्यूमिनियम जॉब पर करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम जॉब पर अगर हम मार्किंग मीडिया का प्रयोग करना है तो वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। व्हाइट वॉश का प्रयोग कहाँ करते हैं? रफ सतह के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 चाक या नीले थोथे द्वारा जॉब सतह पर परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्किंग मीडिया जो आप यहाँ पर आपको नाम दे रहा है नीला थोथा या कॉपर सल्फेट द्वारा जॉब सतह पर परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा कोई जॉब है उस पर हमने मार्किंग मीडिया लगा दिया है, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कोटिंग। तो ये कोटिंग क्यों कहेंगे? कोटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हम टिनिंग क्या होती है? टिनिंग आपको पता होगा कि टिन की कोटिंग करना ही क्या होती है, टिनिंग कहलाती है। मतलब कि कोई भी हमारी सीट है उसके ऊपर हमारी टिन की लेयर चढ़ा देना, टिन की परत चढ़ा देना, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कोटिंग कहलाती है ना। तो जैसे टिन की कोटिंग करना, जिंक की कोटिंग करना, तो ये क्या होती है? हम एक लेयर चढ़ाते। तो इस पर मार्किंग मीडिया भी तो हम एक लेयर चढ़ा रहे हैं ना। जैसे हम कि यहाँ पे हमने कोई हमारा जॉब है उसके ऊपर हमने कॉपर सल्फेट या नीला थोथा या हमने प्रिज्म ब्लू की क्या कर देते हैं? एक लेयर चढ़ा देते हैं ना। तो लेयर चढ़ाना ही तो हमारा क्या कहलाएगा? कोटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। पॉलिशिंग क्या होता है? पॉलिशिंग यहाँ पे नहीं होगा राइट आंसर, है ना। पॉलिशिंग मतलब यहाँ पे पॉलिश करना होता है, उसको चमकाना होता है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर बताना है कि स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? ऑप्शन है 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो स्लेज हैमर का प्रयोग किस वाइस में करते हैं आपको पता होना चाहिए। स्लेज हैमर का प्रयोग हम स्लेज हैमर का किस मतलब कि शॉप में करते हैं? तो हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ठीक है, फोर्जिंग शॉप में हम स्लेज
हैमर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्जिंग शॉप में कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं, तो फोर्जिंग शॉप में हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, लेग वाइस हमारी किसकी बनी होती है, तो लेग वाइस हमारी कास्ट आयरन की नहीं बनाई जाती, वो हमारी माइल्ड स्टील और राइट आयरन की बनाई जाती, क्योंकि हम फोर्जिंग शॉप में हम कूटने पीटने हैमर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर अगर कास्ट आयरन की बनाएंगे लेग वाइस तो क्या होगी, हमारी फिर ब्रिटल होगी और उस पर हैमरिंग करेंगे तो हमारी टूटने का डर रहेगा। इस वजह से हमारी जो लेग वाइस होती है वो हमारी क्या बनाई जाती है, माइल्ड स्टील अथवा राइट आयरन की बनाई जाती है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे स्लेज हैमर का वजन जो होता है 10 किलोग्राम होता है। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मार्किंग टेबल बनी होती है, आपके सामने ऑप्शन है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात, निम्न कार्बन इस्पात। बताइए फ्रेंड्स 99 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारी मार्किंग टेबल बनी होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, वो हमारी ढलवा लोहा की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करना चाहिए। सेंटर लाइन विधि क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। हम आपको हम ऑप्शन पढ़ देते हैं क्या पूछा जा रहा है कि सेंट्रल लाइन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास में फिनिशिंग किए जॉब पर मार्किंग करने के लिए, टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉबों के लिए, बहुउत्पादन में जॉबों की मार्किंग करने के लिए, जॉब की दो संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री कोण पर तैयार करने के लिए, है ना। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। तो देखिए सेंट्रल लाइन मेथड में हम यहाँ से भी पॉइंट निकाल सकते हैं। सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, तो सेंट्रल लाइन मेथड से क्या होता है, टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जो भी हमारे जॉब होते हैं उनका अगर हमें सेंटर निकालना होता है तो हम सेंट्रल लाइन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर आपको पता नहीं कि मार्किंग की जो हमारी विधियाँ होती हैं हमारी 3 विधियाँ होती हैं, सेंट्रल लाइन मेथड और टेम्पलेट मेथड, तो इस प्रकार से हमारी, और इनको इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है ना। उस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमने एक चैप्टर वाइज हमने वहाँ पर क्लास बनाई है, उसमें हमने आपको पढ़ाया, उसमें आपको लिखा भी होगा कि मार्किंग टूल या मार्किंग मीडिया। तो वहाँ पे मार्किंग मीडिया जब हमने पढ़ाया तो वहाँ पर यहाँ पे उसकी विधियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ अच्छे से इस चीज़ों को बता रखा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम बता रहे थे कि जो हमारी विधियाँ कितनी होती है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो हमारी मार्किंग करने की 3 विधियाँ होती है। हमारी एक सेंटर लाइन मेथड होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉबों को हम सेंटर निकालते हैं। दूसरी जो हमारी विधि होती है उसे हम बोलते हैं डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा डेटम लाइन मेथड क्या होता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा टेम्पलेट मेथड होता है। मतलब इसके द्वारा क्या करते हैं, जो भी अनियमित जॉब है उस पर अगर हमें मार्किंग वगैरह करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टेम्पलेट मेथड का प्रयोग करेंगे। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि जो हम प्रयोग करते हैं डेटम लाइन मेथड का, तो वो क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके। मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम होता है, उसके हैंडल की लंबाई होगी, बताना है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर आप बताइएगा। इसका फार्मूला भी हम आपको बता देंगे। इसका फार्मूला हमें पता था, एक जगह हमने नोट किया हुआ था, तो इसका फार्मूला होता है वो हम आपको बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है जो हमारे मार्किंग हैमर होते हैं उनके वजन कितना होता है, उनका वजन हमारा 250 ग्राम होता है। तो इसके हैंडल की लंबाई कितनी होगी, बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर। तो इसकी हमारी जो हैंडल की लंबाई होगी 162.5 होगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सेंटर पंच का टेपर कोण होता है, वो क्या क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 102, जो हमारा सेंटर पंच का टेपर कोण कितना होता है, बताइए फ्रेंड्स 102 का क्वेश्चन राइट आंसर बताइए। एक नया क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है। देखिए सेंटर पंच का जो हमारा पॉइंट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा सेंटर पंच होता है, प्रिक पंच होता है, ये क्या होते हैं, सब लास्ट में जाके पॉइंट में क्या हो जाते हैं, टेपर हो जाते हैं, है ना। तो यही जो पूछा जा रहा है कि जो हमारा पंच होता है उसका वो टेपर कोण हमारा कितना होता है, तो हमारा 30 से 40 डिग्री हमारा इसका टेपर कोण होता है। ठीक है, तो 102 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है,
तो टेपर कोण कितना होता है यहाँ पे 30 से 40 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रैच गेज का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। स्क्रैच गेज का प्रयोग किया जाता है मार्किंग को पक्का करने के लिए, जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए, जॉब से स्क्रैच हटाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो स्क्रैच गेज का प्रयोग करते हैं मार्किंग को पक्का करने के लिए, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, मार्किंग को तो पक्का करते नहीं है। जॉब से स्क्रैच हटाने के लिए बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई ये भी हमारा नहीं है। जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए हम स्क्रैच गेज का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जॉब पर हम जब हमें समांतर लाइनें खींचने के लिए हम स्क्रैच गेज का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पॉइंट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आप इस क्वेश्चन को और लोगों से पूछेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्या होंगे, आपको खुद भी याद होगा, दूसरों को इसका राइट आंसर मालूम हो जाएगा, है ना। तो जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए स्क्रैच गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्क्रैच गेज का ब्लेड बना होता है। क्वेश्चन नंबर 104 का बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। स्क्रैच गेज का ब्लेड बना होता है माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 104। तो स्क्रैच गेज का जो हमारा ब्लेड होता है वो हमारा किसका बना होता है, उच्च कार्बन इस्पात मतलब हाई कार्बन स्टील का हमारा बना होता है। तो 104 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उच्च कार्बन स्टील मतलब क्या है, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से दर्शाए गए मार्किंग टूल का नाम है। तो ये हमारा मार्किंग टूल है, तो आपको ये बताना होगा या फिर हम आपको बता देते हैं जिससे कि ज़्यादा समय हम आपका न लें। तो ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं इसमें किसको क्या कहते हैं, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे जी भाग देख पा रहे हैं आप, जी भाग देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जी भाग। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक है, ये जो क्या है, ये तो हमारा वी ग्रूव है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। ये जो पिन आप देख पा रहे हैं ना, ये पिन क्या होती है, इन्हीं पिनों को हम गाइड क्या कहते हैं, गाइड पिन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम समांतर लाइनें खींचने के लिए करते हैं ना। तो हमने बताया था कि समांतर लाइनें में जब हमें खींचना होता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम गाइड पिनों को प्रयोग करते हैं। जब हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह कौन सा भाग है जो किनारे के साथ में समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, हमारी गाइड पिनें होती थी। यही हमारी गाइड पिनें होती है। और कितनी गाइड पिनें होती हैं हमारी, 2 गाइड पिनें होती है। एक हमारी गाइड पिन देखिए आप देख पा रहे होंगे, एक गाइड पिन ये है, एक गाइड पिन ये है। तो ये हमारी क्या है, गाइड पिन है। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ये क्या है, कमेंट में बताइएगा ये हमारा क्या है, यहाँ पे दर्शाया गया बी ऑप्शन। तो बी हमारा यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे हमने एफ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एफ बताइए, एफ क्या है, यहाँ पर एफ क्या दिखाया जा रहा है, रॉकर आर्म। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इस आकार का बना हुआ है, इस आकार का, तो ये हमारा क्या है, रॉकर आर्म। आप देख पा रहे हैं इसी में हमारा जो स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, इस पे हमारा जो स्क्रू लगा हुआ उसे हम बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। और जिस पर ये हमारा लगा हुआ है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू किसके ऊपर लगा होता है, तो हमारा रॉकर आर्म के ऊपर लगा होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये आपको इस टाइप का फिगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा फिगर को, यहाँ पे ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा रॉकर आर्म होता है। रॉकर आर्म के जो हमारा ऊपर लगा होता है उसे हम बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, अब इसके अलावा जो आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा एफ क्या हो गया, रॉकर आर्म हो गया, बी क्या हो गया हमारा, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा जो ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पिलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिलर है, डी पिलर हो गया। सी क्या है हमारा, बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके, सी क्या है हमारा, सी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो ये क्या होता है, जो हमारा
पोस्ट स्नग है। ये हमारा क्या है, जो ए ऑप्शन है ये हमारा पोस्ट स्नग है। तो पोस्ट स्नग को क्लैम्प करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लैंपिंग नट का प्रयोग करते हैं। तो यह स्नग को क्लैम्प करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो हम प्रयोग करते हैं क्लैंपिंग नट का, है ना। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वहाँ यहाँ पर हमारा क्लैंपिंग नट लगा हुआ है। और जो ए हमारा, ए क्या है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को सही से नहीं, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ होगा। तो ए हमारा क्या है, ये जो लगा हुआ है ये हमारा पोस्ट स्नग है। यही हमारा स्क्राइबर को पकड़ के रखता है, मतलब जो हमारा मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, जो स्क्राइबर ऊपर नीचे मूवमेंट करता है वो हमारा पोस्ट स्नग के माध्यम से करता है, क्योंकि ये पोस्ट स्नग में ही हमारा स्क्राइबर लगा होता है ना। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा सी क्या है, ये हमारा क्लैंपिंग नट है। ए क्या है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है वो हमारा पोस्ट स्नग है। और एच क्या है, एच हमारा हाई का, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्राइबर है, स्क्राइबर हमारा बेंट स्क्राइबर है ना। तो ये आपको चीज़ें आपको पता हो गई। तो यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे जो पॉइंटें थे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो हमारा दिख पा रहे हैं उसको फिर से यहाँ पे रिवाइज कर दें। ये हमारा गाइड पिने हैं। ये जो रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म के ऊपर कौन सा स्क्रू लगा होता है, हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। ये पूछ लेगा कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यूनिवर्सल सरफेस गेज पर कहाँ लगा होता है, किसके ऊपर लगा होता है, वो हमारा रॉकर आर्म के ऊपर हमारा लगा होता है। तो माइंड में सेट करना है, माइंड में सेट कर लेना है कि रॉकर आर्म के ऊपर हमारा क्या लगा होता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पे पोस्ट स्नग को भी याद रखना है कि पोस्ट स्नग में ही हमारा स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जाम में। तो इसमें बताना था कि इनमें से दर्शाए गए जो हमारा फिगर है तो ये कौन सा टूल है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न चित्र में दर्शाए गए एच भाग है। तो एच बताना है, एच का क्या है बताइए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंड स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, नल स्क्राइबर। तो चलिए हम फिगर में ले चलते हैं। एच यहाँ पर बताइए, एच क्या है, ये कौन सा स्क्राइबर है, ये बताना है आपको। ये कौन सा स्क्राइबर है ये आपको बताना है देख के, ठीक है। फिगर हमने आपको दिखाई दिया है तो ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें कौन सा स्क्राइबर है, अभी हमने बताया था, है ना। तो ये हमारा बेंट स्क्राइबर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 106 का हमारा बी, हमारा यहाँ पे बेंट स्क्राइबर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो 106 का राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए मार्किंग ब्लॉक में ई भाग का क्या नाम है। जो हमारा फिगर दिखाया गया है उसमें ई हमारा जो है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो फिर से देखिएगा, दर्शाए गए मार्किंग ब्लॉक, जो आपको पता होगा यूनिवर्सल सरफेस गेज, सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या होता है, मार्किंग ब्लॉक होता है, स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है। तो यही वही मतलब है ना, मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज में जो हमारा ई दिखाया गया, ई भाग, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, बेस, गाइड, बेस, स्क्राइबर, पिलर, गाइड पिन। तो ई हमारा क्या है, ई हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, ई क्या है हमारा, ये हमारा ई है। तो यहाँ पर ई बताना है कि हमारा ई क्या है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा हमारा, बेस होगा, स्क्राइबर होगा, पिलर होगा, गाइड पिन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा गाइड पिन होगा ना। गाइड पिन, हमारी गाइड पिन कितनी होती है, 2 होती हैं, जो हमारी समांतर रेखाएं खींचने में मदद करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 108 में चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबिंग ब्लॉक, मतलब वही स्क्राइबिंग ब्लॉक या सरफेस गेज में जी, जो लेवल जी है उसका क्या नाम है ना। तो हमारा बताना है कि जो हमारा सरफेस गेज है उसमें जी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन है बेस, पिलर, स्क्राइबर, रॉकर। तो चलिए फिगर में ले चलते हैं। जी हमारा क्या है बताइए फ्रेंड्स, जी हमारा इसमें क्या है। तो जी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा जी है, ठीक है। आप क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा जी है। तो बताइए फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हम आपको फिर से दिखा देते हैं। तो जी बताना है। तो जी हमारा आपका क्या है बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बेस है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में दर्शाए गए मार्किंग टूल का क्या नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर, ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्रेट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, स्क्रैच गेज, ऑफसेट स्क्राइबर। तो 109 का राइट आंसर बताएं। तो ये हमारा कौन सा है, देखिए इस
इसमें क्या है, यहाँ पे आपको इसमें अगर ये चीज़ ना होता, यहाँ पे नलिंग की हुई बॉडी ना होती, तो यहाँ पर या फिर अलग किया हुआ यहाँ पे आपको इस तरह ना दिखता, तो हमारा केवल बेंट स्क्राइबर हो जाता। फिर मतलब हमारा राइट आंसर वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा बेंट स्क्राइबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको मतलब क्या है, एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, मूवमेंट करता है, इसको हम घुमा सकते हैं। और मतलब कि जब इसको हम घुमाएंगे तो इससे हमारा स्क्राइबर क्या पॉइंट क्या बाहर निकलता है। और अगर इसको हम मतलब कि टाइट करेंगे तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं ना। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर है, तो मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा है हुआ, एडजस्टेबल स्क्राइबर हुआ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। तो हमारा इस मार्किंग टूल का क्या नाम है, एडजस्टेबल स्क्राइबर, जिसमें ये हमारा क्या है, स्ट्रेट पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बेंड पॉइंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उक्त चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर की धातु होती है। जो हमारा स्क्राइबर होता है हमारा किस मटेरियल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा स्क्राइबर होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। तो कुछ पहले की भी वीडियो आप देखिएगा जिसमें हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने क्लास आपकी मिस हो गई तो बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे हर क्वेश्चन को क्लियर किया है। और कई सारे इसमें आपको नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे पहली बार आपको पढ़ने के लिए। और कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे भी किया होगा, आपने गलत बताया होगा, तो उन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, दोबारा आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इस हमारे चैनल से जुड़ सकें और इससे हम अधिक मेहनत कर सकें। आप लोग शेयर नहीं करते और शेयर किया करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन होगा, और हमें अच्छा लगेगा कि हाँ लोग हमारे वीडियो को रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको। तो फिर हम और और मेहनत करेंगे, आपके लिए और क्वेश्चन लाएंगे। तो कल भी मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की इस लाइव क्लास में बस इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। तो गुड नाइट सभी को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।